ठीक है ना। लुईस एसिड्स, पहली बात थी इसके अंदर सारे के सारे एनायन, है ना। पहली बात थी ऑल एनायंस, सॉरी ऑल कैटायंस, क्योंकि लुईस एसिड इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ऑल कैटायंस, ऑल कैटायंस में क्या आ गया आपका, Fe2+, Zn2+, सारे के सारे लुईस एसिड है। दूसरे मॉलिक्यूल थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, मैं लिख दूं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या आ गए थे हमारे, AlCl3, BeCl2, ZnCl2, FeCl3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या था, वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। दोज मॉलिक्यूल्स which have incomplete octet, जिनका की ऑक्टेट क्या होता है आपका, इनकम्प्लीट होता है ना। दोज मॉलिक्यूल which have incomplete octet, वो मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। चलिए अच्छा, तीसरा आ रहा था आपका द मोलिक्यूल्स, द मोलिक्यूल्स having a multiple bond between different एटम, अलग अलग एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हुआ। तो इसमें तो हमारे सारे एग्जांपल ही आ गए थे, है ना। सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, एस और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है आपका, वो सारी की सारी चीजें। चलिए इसके बाद आता है आपका, और लास्ट आ रहा था इसके अंदर ऑल कैटायंस, ये हाँ, द सेंट्रल द मोलिक्यूल्स इन विच द central atom in which the central atom has vacant d orbitals, in which the central atom has vacant d orbitals। ठीक है, तो इसके मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, PCl5 दिया था, है ना, जिनके डी ऑर्बिटल खाली हैं। तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपके जो डी ऑर्बिटल हैं वो क्या है, आपके वेकेंट। अब हम चलते हैं जी इसके बाद। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो। यहाँ पर कल हमारी क्लास ओवर हो गई थी लुईस बेस। लुईस बेस क्या है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, लुईस बेस। ठीक है ना, इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज। it is an electron pair donor species, it is an electron pair donor species। ठीक है, तो बेस में कौन कौन आ गए, पहला ऑल एनायंस, सारे एनायंस आ गए आपके, Cl-, NH2-, OH-, सारे के सारे बेस। और दूसरा द मोलिक्यूल्स in which the central atom
in which the central atom has lone pair, central atom has lone pair of electrons, जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे NH3 डॉट, H2O डॉट, ये सारे के सारे। चलिए तो मैं लिख दूं यहां पर ऑल लुईस बेस आर ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड भी तो ये बात कहता था, बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है आपकी, द प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो क्या कहते हैं, प्रोटॉन को भी कौन एक्सेप्ट करेगा, यही तो, जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या उनके पास लोन पेयर हो देने के लिए। तो ऑल लुईस बेसिस आर ब्रोंस्टेड बेस, बट ऑल लुईस एसिड्स, all Lewis acids are not Bronsted acid, are not Bronsted acids। तो ये चीजें हो गई थी इसके अंदर आपकी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इससे। ये तो हो गए हमारे एसिड और बेस। अब हमारे पास जब एसिड या बेस को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डिसोशिएट होता है। भाई एसिड है तो वो H+ देगा, और बेस है तो आपको वो OH- देगा। अब मेरे पास एसिड भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ऐसे ही बेस भी मेरे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो हर बार मैं बोलूं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनके लिए हमने एक सिंपल सा वर्ड ढूंढ लिया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, हर वो चीज जो वाटर में डालने के बाद डिसोशिएट हो जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो एसिड को मैं पानी में डालूंगा तो ऑब्वियसली वो डिसोशिएट तो हो ही रहा है, डिसोशिएट हो रहा है तभी तो वो H+ दे रहा है। ऐसे ही जो बेस है आपका, वो भी वाटर में डालने के बाद डिसोसिएशन होगा आपका, तब जाके आपको वो OH आयन देगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट इज ए मॉलिक्यूल which undergoes dissociation when dissolved in water। तो अब आता है यहाँ पर एक वर्ड आता है डिसोसिएशन और एक वर्ड आता है आपका आयोनाइजेशन। दोनों में क्या फर्क है, बोले तो दोनों सेम ही चीज है आपकी। डिसोसिएशन फिर भी थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, आयोनाइजेशन। जैसे मैं बात करूं NaCl की, ये तो एक सोल्ट है, तो सारे के सारे सोल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो पानी डालने के बाद ये 100% टूट जाएगा, जितने भी सोल्ट के मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन जो वर्ड है वो किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, मैं लिख दूं यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और आयोनाइजेशन जो है वो किसके लिए है, वीक एसिड एंड वीक बेस। जो वीक एसिड और वीक बेस है ये बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। जैसे मैंने एक और लिख लिया H2SO4, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा। H2SO4 में मैंने पानी डाल दिया, 100% ये टूट जाएगा। यानी कि मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए H2SO4 के, तो 10 के 10 टूट जाएंगे। अब अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दूं तो ये दोनों केस किसके बेटा, डिसोसिएशन। दिस इज डिसोसिएशन। अब मैं ले लूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या थे आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। ये दोनों के दोनों क्या थे आपके, मैं लिख दूं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे आपके, सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। एक और मैं एग्जांपल लिख के दे दूं यहाँ पर NaOH, पानी डाला पूरा का पूरा टूट गया, OH- और प्लस में Na+।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएंगे, सभी सोल्ट आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, और साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो मैं यहां पर लिख दूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ही डिसोशिएट होता है। ठीक है ना, मैं लिख दूं ए फ्रैक्शन ऑफ ऑल द मोलिक्यूल, a fraction of molecule all the molecules dissociate। यानी कि इसके अगर मैंने 100 मोलिक्यूल लिए तो हो सकता है 2 या 3 ही मोलिक्यूल डिसोशिएट करें आपके, तो उसके लिए वर्ड होता है आपका आयोनाइजेशन। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट ए फ्रैक्शन ऑफ ऑल द मोलिक्यूल डिसोशिएट, थोड़ा सा फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द मोलिक्यूल डिसोशिएट। इसके लिए बेटा वर्ड होता है मेरा आयोनाइजेशन। जैसे मैं आपसे बात करूं, मान लो ये मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं ये। अच्छा, H2SO4 से मैं डरूंगा, है ना, H2SO4 कोई मेरे ऊपर फेंके तो काफी नुकसान हो जाएगा मेरा। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है, जो नींबू के अंदर होता है आपका सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इससे मैं नहीं डरूंगा, है ना। यानी कि ये वीक एसिड है, ज्यादा खतरनाक है नहीं आपका ये। तो अगर मैंने इसके मान लो 100 मोलिक्यूल्स लिए, तो हो सकता है कि इसका एक ही मोलिक्यूल टूटे और CH3COO माइनस H+, ये भी एक मोलिक्यूल है, ये भी एक आयन है आपका। तो ये हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम वाली, ये आगे भी चलेगी और पीछे भी। यानी कि इनके लिए जो डिसोसिएशन है वो काफी कम होना है। तो ये देखो, ऊपर वाले केस में मैंने एक ही एरो लगाया था, रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डिसोसिएशन 100%, है ना। जब 100% आयन बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। और जब बहुत कम मोलिक्यूल आयोनाइज हो या डिसोशिएट हो, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो जो आयोनाइजेशन वर्ड है, इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। NH4OH के ही मैं 100 मोलिक्यूल ले आऊंगा तो हो सकता है एक या दो मोलिक्यूल ही डिसोसिएट रहे, ज्यादातर पार्ट क्या रहेगा आपका, अनडिसोसिएटेड। तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में सिर्फ इतना सा आपका फर्क है। आप ध्यान रखो तो अच्छी बात है, ना भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। अब आ जाओ यहाँ से अगली बात पर। हाँ भाई, एक चीज का ध्यान रखो जरा, नेक्स्ट क्लास में बेटा आप लोग अपने साथ, अगर घर में अभी लॉग टेबल है तो लॉग टेबल निकाल के बैठ जाना। लॉग टेबल आपकी रेफरेंस बुक में कहीं ना कहीं होगी ये। लॉग और एंटी लॉग फिर मैं देखना, मैं आज ही सिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, होगी तो आप लोग निकाल के बैठ जाना उसको बगल में एक बार, या अगली क्लास में जरूर इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, है ना, 2 पेज उसके प्रिंट आउट निकलवा के ले आना। ठीक है, क्योंकि मुझे सिखाना है आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग। तो ये जरा ध्यान रखना भाई, इसके बिना वरना क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे न्यूमेरिकल से। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे, और मैं लिख दूं यहाँ पर, जैसे मेरा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैं लिख दूं यहीं पर, चलिए, कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, काफी कम है आपका। तो यहां पर एक चीज आती है आपकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दो, या इसी को क्या बोल देते हैं हम, आयोनाइजेशन। तो कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल विच अंडरगोज आयोनाइजेशन। इट इज
the fraction, it is the fraction of molecule that has या that undergoes dissociation, that undergoes dissociation। यानी कि अगर मान के चलो बेटा, जैसे मैंने ये ले लिया CH3COH, ठीक है ना, तो इसके मान लो मैंने ले लिए यहाँ पर 100 मोल ले लिए, 100 क्या ले लिए मैंने, इसके 100 मोल ले लिए, और ये डिसोसिएट हो गया पानी डालने के बाद, ये टूट गया CH3CO- और प्लस में H+। अब मान लो इसके सिर्फ 10 ही मोलिक्यूल टूटे या 15 मोलिक्यूल टूटे, तो मान लो 15 मोलिक्यूल इसके डिसोसिएट हो गए, तो 100 में से 15 मोल डिसोसिएट हो गए, तो 15 मोल तो मेरे पास एसीटेट आयन हुए और 15 मोल ही मेरे पास H+ हुआ। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिनोट किया जाता है बेटा अल्फा से। मैं ऊपर भी यहाँ पर अल्फा लिख दूं, टेंशन ना लेना, समझ में नहीं आएगा, कई बार समझाऊंगा, ठीक है ना। ये अल्फा आपका। अब अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, है ना, ये हो गया नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली प्रेजेंट। तो इनिशियल मोल कितने लिए थे बेटा, 100, और डिसोसिएट कितने हुए, 15। तो अल्फा क्या हो गया मेरा, 15/100। समझ में आई बात आपको ये वाली। जितने डिसोसिएट हो गए उसको रखो ऊपर, और जितने ले रखे उसको रखो नीचे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान से जाके 20 पतंगे ले आया 15 अगस्त को उड़ाने के लिए, और उसमें से 3 फटी हुई निकली, है ना। तो डिग्री ऑफ क्या कहते हैं आपका, रस्टर्ड काइट्स कितना हो गया, 2/20, 3/20, कि 3 तो मेरी फटी हुई थी और बाकी टोटल कितनी थी, 20। यानी कि सीधी सी बात ये है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैज अंडरगोन डिसोसिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टोटल पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, उसके फ्रैक्शन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। समझ में आ गई सबको बात ये वाली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज है सर? ये 15 मोल H+ के हैं। बेटा, 15 मोल ही टूटे ना, देखो ना, दोनों को मिलाओगे तो 15 मोल ही तो हुआ, CH3COOH। अरे मिलाओगे यार तो 15 मोल ही तो टूटा है भाई, देखो ना, 15 मोल ही तो टूटा है 100 में से, देखो, ओके सर। 100 में से 15 मोल ही टूटा है ना आपका, तो वो चीज। चलो और एग्जांपल देके थोड़ा आसान करता हूं मैं इसको। देखिए मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स टेकन, यहाँ पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छे से। और मैं यहाँ पर लिख दूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल मैं लेता हूं 1, नंबर ऑफ मोल कितना लिया, 1। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड मैंने क्या ले लिया बेटा, अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, अल्फा ही हो गया ना, अल्फा/1। अल्फा तो डिसोसिएट हो गया और टोटल कितना लिया था, 1। तो अल्फा/1 हो गया ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या नहीं। जितने मोल डिसोसिएट हो गए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या लिखेंगे हम, अल्फा। अब देखो, अगर नंबर ऑफ मोल में 2 कर दूं तो डिसोसिएट कितने कर दूं मैं, 2 अल्फा, तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही आएगी ना। देखो जरा, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, देखो इतने तो टूट गए,
और इतने इनिशियली लिए, तो 2/2 तो कट ही गया है ना। फिर देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हर बार मैं अल्फा ही रखूंगा। 3 मोल लिए मैंने, तो कितने डिसोशिएट कर दूं बेटा, 3 अल्फा। तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, 3 अल्फा अपॉन 3, अल्फा ही तो आया। और अगर मैंने मोल्स ले लिए सी, तो कितने डिसोशिएट कर दूंगा मैं, सी अल्फा, तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगी, अल्फा। समझ में आई बात आपको ये वाली। देखो जरा, इसको और इसको डिवाइड करो, हर बार अल्फा मिलेगा आपको। देखो देखो, है ना। तो ऐसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे, बड़े आराम से, कंफर्टेबली निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, एक ये लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था हमारा CH3COOH, और ये मेरा डिसोशिएट हो गया CH3COO माइनस और प्लस में H प्लस। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा मैंने क्या ले ली, C ले ली, तो ये तो बना ही नहीं, है ना। और फिर मैं लिख दूं यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, लेट कर लिया, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो कितना डिसोसिएट होगा ये, सी अल्फा डिसोसिएट होगा ना, अभी ऊपर किया था हमने। और जितना ये टूटेगा उतने ही ये बनेंगे। यहां तक बात समझ में आई, बोलो जरा, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। देखो जरा, ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हो भाई। रिपीट कर दो एक बार। अरे रिपीट कर दो, ऊपर बताओ मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये वाला, यस ये जो सर। टेबल बनाई थी मैंने, है ना। तो अगर कंसंट्रेशन आप सी ले रहे हो, मोल आप सी ले रहे हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा बेटा, सी अल्फा ना, यस सर। है ना। तो अब मैंने देखो यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड लिए सी मोल कंसंट्रेशन, तो कितना डिसोशिएट होगा, सी अल्फा ना। जितना एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा उतना ही एसिटेट आयन बनेगा, और उतना ही H प्लस आयन बनेगा। नहीं, यहाँ से देखो, 1 मोल अगर ये टूटेगा तो 1 मोल ये मिलेगा, 1 मोल ये मिलेगा। अगर ये सी अल्फा डिसोशिएट हुआ है, तो ये दोनों भी तो सी अल्फा ही बनेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, अब ये एसिटिक एसिड है, तो छोटा सा ए लिख दिया। ए का मतलब क्या हो गया, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखना, ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का आपका, थोड़ा सा ध्यान लगाना, बड़ा अटपटा सा लगेगा चैप्टर ये, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सर हाँ बोलो। सर एक बार वाला फिर से बताना। अरे यार, ये वाली बात समझ में आई, सी में से सी ये अल्फा react- कम हो गए। नहीं सर यही समझ नहीं आई। अबे यार, ऊपर ऊपर वाले टेबल समझ में नहीं आई तुमको ये वाली। अगर भाई अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मैंने 1 मोल लिया और अल्फा मोल डिसोशिएट कर दी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं आ गया, अल्फा अपॉन 1। बताओ जरा भाई, डिसोशिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन। अगर मैंने इनिशियल मोल 2 लिए, तो 2 अल्फा डिसोशिएट कर दिए, अब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो यही आया, देखो अल्फा ही आएगा ना। अगर नहीं सर इनिशियल मोल मैंने 3 लिए, तो कितने डिसोशिएट कर दिए, 3 अल्फा। देखिए जरा ध्यान से, तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही आया आपका। और आपने इनिशियल मोल सी लिए, तो डिसोशिएट कितने कर दिए, सी अल्फा, तो ये भी तो ऐसे ही आया। हर बार देखो, आप काटते चले जाओ इसको, ये सब आपका, ये क्या आ गया आपका, सब अल्फा ही तो आया आपका, है ना। तो अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, समझे, तो अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और कंसेंट्रेशन मैंने सी लिखी है, तो कितना डिसोशिएट होगा, सी अल्फा डिसोशिएट होगा ना। यस सर। है ना। अब मैं ये कह रहा हूं, देखो अब इस रिएक्शन को देखो आप, CH3COOH का भी स्टोइचियोमेट्री देखो, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। यानी कि एसिटिक एसिड का अगर 1 मोल टूटता है,
तो एसीटेट आयन भी आपको 1 मोल मिलेगा और H प्लस भी 1 मोल मिलेगा, है ना। हमने कितना तोड़ा है एसिटिक एसिड, सी अल्फा तोड़ा है ना, तो जितना सी एसिटिक एसिड में कम तोड़ूंगा, डिसोसिएट करूंगा, उतने ही तो ये बनेंगे ना, या नहीं। ये वाली बात समझ में आई, जितना ये कम होगा उतना ही तो ये बनेंगे, बोलो। अरे यार ये टूटेगा तभी तो ये बनेंगे राइट वाले, या नहीं। यस सर, यस यस ठीक सर। है, तो अब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया के। अब क्योंकि ये एक एसिड था इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए लिख दिया, है ना। तो ये क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है, एसीटेट आयन और H प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये लिख दिए यहाँ पर। और अपॉन में क्या लिख दिया, CH3COOH। समझ गए, समझ में आ गई बात अब यहाँ तक ये वाली, है भाई। यस सर। चलो, हाँ जहां समझ में ना आए वहां जरूर पूछो इन चीजों को, देखो आगे दिक्कत नहीं करेगा फिर। चलिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा सी अल्फा, और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन है सी अल्फा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी माइनस सी अल्फा। तो ऊपर हो गया ये सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे से मैंने सी कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा। सी से मैंने एक सी काट दिया, और ये हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्योंकि मेरा जो एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन वाले एसिड है, सभी क्या होते हैं, घटिया एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, है ना। तो जब वीक एसिड होने का मतलब क्या है कि बहुत कम H प्लस दे रहा है ना, तो जब एसिड वीक है, ठीक है ना, तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बहुत कम होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में लिख दूं मैं, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है, काफी कम होता है। तो उसके 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बेटा है तो फ्रैक्शन ही ना, तो ये फ्रैक्शन क्या होता है, काफी कम होता है। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया यहाँ पर, एक्सप्रेशन हो गया मेरा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर हो गया मेरा के ए अपॉन सी। और अब मैं अल्फा को यहाँ से लिख दूं, तो अल्फा इक्वल टू हो गया मेरा के ए अपॉन सी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस इज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या कहता है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ states that degree of dissociation of a weak electrolyte is inversely proportional to square root of its concentration। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम इससे, और हम आ जाते हैं आयनिक प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब तो हम करेंगे न्यूमेरिकल इसके। अब आ जाते हैं आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का तो फार्मूला होता है भाई क्या, इसको लिख देता हूं मैं, KW से लिखता हूं। तो वाटर जो है मेरा वो किससे बना हुआ है,
हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से, है ना। वाटर की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो वाटर है वो किससे बना हुआ है, H प्लस एंड OH माइनस आयन, है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये आपका आयनिक प्रोडक्ट होता है आपका। तो मैं लिख दूं यहां पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is the product of molar concentration of H plus and OH minus ions, ठीक है ना, in neutral water, तो न्यूट्रल वाटर में क्या होता है मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर। तो KW हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इंटू 10⁻⁻⁷, यानी कि ये हो गया 10⁻⁻40, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। और अब मैं लिख दूं यहाँ पर आपका, अब अगर वाटर को मैंने एसिडिक बना दिया, देखो जो न्यूट्रल वाटर है उसमें H प्लस कितना है बेटा, 10⁻⁷, ये न्यूट्रल वाटर में है।